नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने इस चैनल पर इंग्लिश का पूरा कंटेंट जीरो टू एडवांस अपलोड करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अंग्रेजी भी अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए मेनली हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। पहली जो आवश्यकता रहती है दैट इज वोकैब, यानी कि हमारा शब्दकोश अच्छा हो। और दूसरी आवश्यकता रहती है ग्रामर, व्याकरण। और तीसरी आवश्यकता रहती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि पैसेज या कहानी को पढ़ने की क्षमता, उसे पढ़कर समझने की क्षमता को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये तीनों ही चीज़ हमारे टारगेट में रहेंगी और धीमे धीमे करके ग्रेजुअली हम इन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और एडवांस तक जाने का प्रयास हमारा रहेगा। अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज लेटर। तो जो लेटर है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई जो अंग्रेजी भाषा की होती है वो लेटर होती है। टोटल 26 लेटर हैं और इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन्हें अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है, इन्हें आप अल्फ़ाबेट भी कह सकते हो। तो जो लेटर हैं इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज वोवल एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। इन्हें वोवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वोकल शब्द से बने हुए हैं। वोकल का अर्थ होता है कंठ या फिर स्वर, यानी कि वो लेटर जो हमारे कंठ से निकलते हैं, जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अपने लिप्स, पैलेट या फिर टंग की आवश्यकता नहीं रहती है, उन्हें वोवल कहा जाता है। तथा जिन्हें बोलने के लिए लिप्स, टंग या फिर पैलेट की आवश्यकता होती है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे अगर आप ए को बोलोगे या फिर आप ई, आई, ओ, यू, अगर आप इनका प्रोनाउंसिएशन करते हो, इनका उच्चारण आप करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार से अपने होंठ, जीभ या फिर तालू के सहारे की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्सोनेंट को बोलते हो बी, तो आपको पता चल रहा होगा आपको अपने लिप्स के सहारे की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से बाई या फिर जेड, तो इन्हें बोलने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने लिप्स, पैलेट या फिर टंग की आवश्यकता रहती है। तीसरा जो इसका पार्ट रहता है दैट इज सेमी वोवल। सेमी वोवल क्या होते हैं? कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं इन 21 में जो कॉन्सोनेंट की तरह तो काम करते ही हैं, इसके अतिरिक्त वह वोवल की तरह भी काम करते हैं। उन्हें सेमी वोवल कहा जाता है। जैसे डब्लू तथा वाई। अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूँ वॉट, तो यहाँ पर ये जो डब्लू है वो कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। परंतु अगर यहाँ पर हाउ लिखा जाए तो यही जो डब्लू है वो ऊ की तरह, अर्थात वोवल की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डब्लू और वाई सेमी वोवल होते हैं, अर्थात ये कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं और वोवल की तरह भी काम करते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। लेटर के बाद जो अगला हमारा पॉइंट है दैट इज वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? तो लेटर का एक समूह होता है जिसका अर्थ, अर्थात जो कि सार्थक होता है, जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात अ मीनिंगफुल
ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कैट, एलिफेंट, इसमें बहुत सारे अक्षर हैं, एक सी है, एक ए है, टी है, और इनका समूह बना है और इसका एक मीनिंग भी है, तो ये हमारा शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से एलिफेंट। इससे जो बड़ी इकाई होती है दैट इज फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? यह एक शब्दों का समूह होता है और जिसका एक सार्थक मतलब निकलना चाहिए। तो आप कह सकते हो आ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, परंतु इनमें ना तो कर्ता हो ना वर्ब हो, अर्थात विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस कहलाएगा, वो फिर फ्रेज नहीं है। क्योंकि सेंटेंस की भी यही डेफिनेशन रहती है, परंतु उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो आप सेंटेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट, या आप कह सकते इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे राम रीड्स इन द क्लास। आप यहाँ पर देख सकते हो एक शब्द यह है, एक यह, तीन, चार, टोटल 5 शब्द आए हैं। एक शब्दों का समूह बना जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस है। परंतु अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो यहाँ पर भी शब्दों को एक समूह होता है, परंतु इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ इन द क्लास, ये भी एक शब्दों का समूह है। या फिर लिखा जाए ऑन द ग्राउंड, तो यह भी एक शब्दों का समूह है, परंतु ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो ये फ्रेज कहलाएंगे तथा यह सेंटेंस कहलाए। तो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जाना सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। मेनली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट, एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये किसी भी एक्शन का डूअर होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, डूअर ऑफ एनी एक्शन। डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्हाट इज प्रेडिकेट? तो ये इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दी जाती है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, ही प्लेज क्रिकेट। तो
तो यहाँ पर जो काम है वो खेलने का हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा ही। तो ही सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये काम करने वाला है। और प्लेज और क्रिकेट ये ही के बारे में जानकारी है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इतना क्लियर होगा आप सभी को। आगे बढ़ाते हैं इसे। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो मेनली सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। द फर्स्ट वन इज हेडवर्ड, और आप हेडवर्ड को मेन वर्ड भी कह सकते हो। हेडवर्ड अर्थात जो काम करता है या जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, इसे आप हेडवर्ड भी बोल सकते हो और मेन वर्ड भी। सेकंड जो इसका पार्ट होता है दैट इज क्वालिफायर। क्वालिफायर सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, उसकी विशेषता को बताता है। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है दैट इज एडजेक्टिवल फ्रेज। सेकंड इसका पार्ट है एडजेक्टिव। एंड द थर्ड वन इज डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं तथा एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है अ ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन माई फील्ड। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, गाय है, तो ये हेड वर्ड या फिर आप इसे मेन वर्ड भी कह सकते हो। ब्लैक गाय की एक विशेषता है, गाय के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा, या आप इसे क्वालिफायर कह सकते हो। एंड ये आर्टिकल जो कि डिटरमिनर कहलाएगा। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते हैं। तो अगला इसका एग्जाम्पल है द बॉय, द इंटेलिजेंट बॉय। in my class is making a noise। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉय हेड वर्ड है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। और दा क्या है, डिटरमिनर है। तथा यहाँ पर इन माई क्लास एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि यह भी बॉय के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। कहाँ पर है लड़का, मेरी कक्षा में। और बाकी ये जो वर्ब से लेकर के पूरा का पूरा इसका जो बीच का बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो हमें पता चला सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं, क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट के भी तीन भाग होते हैं। पहला इसका जो पार्ट होता है प्रेडिकेट का दैट इज वर्ब, एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट, तो हमें पता है प्रेडिकेट क्या होता है, गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी हमने देखा था प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। सेंटेंस है राम रीड्स द बुक, तो ये वर्ब है तथा द बुक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं आपके, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी प्रकार से वर्ब भी दो हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, जो किसी भी सेंटेंस को पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो ये वर्ब है तथा अ डॉक्टर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, अर्थात जो सेंटेंस को पूरा करे। अगर मैं यहाँ से अब को अ डॉक्टर को हटा देता हूँ तो ही इज कोई सेंटेंस नहीं रह जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार से सी इज अ टीचर, तो यहाँ पर अ टीचर क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेडिकेट के तीन भाग हुए, वर्ब ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ाते हैं इसे। अगली जो जानकारी है आपको देने के लिए वो यह है कि केवल नाउन या फिर प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर हमें किसी एक्शन को सब्जेक्ट बनाना है तो या तो हमें उसका इन्फिनिटिव रूप लिखना पड़ेगा टू प्लस एक्शन, या फिर हमें उसका जीरेंड रूप लिखना पड़ेगा, अर्थात एक्शन में आई एन जी, एक्शन प्लस आई एन जी, जीरेंड। कभी हम ये नहीं लिख सकते हैं वॉक इज गुड हैबिट, वॉक इज गुड हैबिट, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जो वॉक है वो एक्शन है यानी मेन वर्ब है और इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। अगर हमें किसी भी एक्शन को सब्जेक्ट बनाना है तो उसमें हमें आई एन जी या फिर टू प्लस एक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिख सकते हो वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, या फिर आपको लिखना होगा टू वॉक इज़ अ गुड हैबिट। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अंग्रेजी क्या होती है। अंग्रेजी को सीखने के लिए तीन मेन चीज़ कौन कौन सी चाहिए, वोकेबलरी, ग्रामर तथा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसके बाद हमने छोटी छोटी कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी की, जैसे इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, इसके अलावा शब्द क्या होता है तथा शब्द से मिलकर के फ्रेज बनती है, और फ्रेज के अलावा हमने जाना सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप तीन काम कर सकते हो। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।